ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां आज तारिक रहमान की ताजपोशी होने वाली है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत की ओर से स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे इस समारोह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता मिला है, हालांकि वो खुद नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में शानदार जीत के बाद बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ समारोह बंग भवन के बजाय जाटिया संसद के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शाम 4 बजे नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि इस बार बीएनपी ने 209 सीटों पर जीत हासिल की है। शानदार जीत के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बांग्लादेश के बनने जा रहे हैं। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं होगा। ताजपोशी के साथ ही कई चुनौतियां भी उनके सामने बांग्लादेश में इस वक्त नजर आती हैं। जिस तरह का अराजकता का माहौल वहां पर बना हुआ है, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करानी होगी। हालांकि उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में इसका वादा किया है। तो तारिक रहमान का फोकस सबसे पहले क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। किस तरह से वो बांग्लादेश को फिर से बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे, उनकी विदेश नीति कैसी रहेगी, भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, इन तमाम पहलुओं पर देखना होगा कि तारिक रहमान किस तरीके से काम करते हैं, उनकी डिप्लोमेसी क्या कहती है। लेकिन आज तारिक रहमान की ताजपोशी होने वाली है। आज का दिन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो तारिक रहमान कौन है जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। 20 नवंबर 1965 को इनका जन्म हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। 1971 में मुक्ति संग्राम में इनकी मां खालिदा जिया के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 16 दिसंबर 1971 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 1988 में बांग्लादेश की राजनीति में इन्होंने एंट्री की। 1994 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जुबैदा से इनका निकाह हुआ। 2004 में अवामी लीग की रैली पर इन्होंने ग्रेनेड से हमला किया, ऐसे इन पर आरोप लगे। ग्रेनेड से हमला कराने के आरोप पर इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। 2007 में भ्रष्टाचार के कुल 84 मामलों में तारिक को सजा हुई। 2008 में गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लंदन चले गए। 2025 में ढाका लौटे, यानी 17 साल के बाद उनकी वापसी हुई और बीएनपी की उन्होंने कमान संभाली। बीएनपी को इस चुनाव में बम्पर जीत मिली है और तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री की शपथ आज लेने जा रहे हैं। एक बड़ा शपथ समारोह होने वाला है। 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है। पीएम मोदी को भी बुलावा आया है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समारोह में शामिल होंगे। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है। 1,43,998 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 17 करोड़ की लगभग आबादी है और जीडीपी प्रति आय जो व्यक्ति यहाँ पर है वो $1990 है। तो बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से जो इस्लाम के लोग इसमें रहते हैं वो 90% हैं, हिंदू 8% हैं। हालांकि इनकी संख्या पहले 14% हुआ करती थी 1971 के दौरान। ये घट गई है। अल्पसंख्यकों पर लगातार जो हमले हुए हैं उसको लेकर भी यहाँ सवाल उठते हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इन चुनौतियों को पार करते हैं, कैसे जनता की उम्मीदों पर तारिक रहमान खरा उतरेंगे। शिक्षा दर की अगर बात करें तो यहाँ 79% है। मुद्रा यहाँ की टका है और महंगाई दर की बात करते हैं तो यहाँ 8.49% है और बेरोजगारी 4.85% है। 2025 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और सामना यहाँ करना पड़ेगा कई चुनौतियों का तारिक रहमान को। इसके साथ ही भारत के साथ जो रिश्ते हैं उन्हें किस तरीके से वो सुधारेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के दौरान ये बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं और अब भारत के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत हालांकि तारिक रहमान देते हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से वो आगे डील करते हैं सभी चुनौतियों से। रत्नेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटर हैं फॉरेन अफेयर के। आपका स्वागत है रत्नेश जी। बांग्लादेश में आज तारिक रहमान शपथ लेने वाले हैं। एक मेगा उनका शपथ समारोह होगा। 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलावा पहुंचा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां पहुंचेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं तारिक रहमान के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ रही इस ताजपोशी के साथ? जी वंदना, बहुत बड़े।
देखिए, 1971 के बाद पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश में इतिहास रचा जा रहा है। पिछले एक साल में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो दुनिया की निगाहों से छिपा नहीं है। करीब 2000 माइनॉरिटीज का कत्लेआम, एक तरह से 1971 के बाद हुए कत्लेआम से के बाद दूसरा कत्लेआम था। ऐसे में तारिक रहमान के पास सबसे बड़ी चुनौती है किस तरह वो हिंदुओं के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो डेवलप करें, और इसके साथ ही जो भाव भारत के साथ रिश्तों में आए हैं उन पर मरहम कैसे लगाए। तो ऐसे में तारिक रहमान के पास बहुत बड़ी चुनौती है। और जो आरोप मीडिया वहां लगाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनुस सरकार पर लगाती रही है कि वो पपेट बन गए हैं और किसी के कहने पर काम कर रहे हैं, तो इन सब छवियों से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा तारिक रहमान को। और साथ ही साथ अवामी लीग जो चुनाव से दूर रही और जिसकी मुखिया शेख हसीना है, जो इस समय निर्वासित जीवन जी रही हैं, उनको कैसे बांग्लादेश वापस बुलाया जाए, ये भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। आज जब ये शपथ समारोह हो रहा है और तारिक रहमान शपथ ग्रहण लेंगे, उनके सामने अपने माँ की तस्वीर भी होगी, बेगम खालिदा जिया की, जो अभी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद जिनका निधन हुआ है। और साथ ही साथ भारत के साथ रिश्ते कैसे सुधारे जाएं, इसकी चुनौती। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से शायद वो नहीं जा रहे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन तो रहेगा। ये चंद चुनौतियां तारिक रहमान के सामने हैं। बिल्कुल रत्नेश जी, खुद चुनाव के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तारिक रहमान ने, जिसमें उन्होंने कई चैलेंजेस का जिक्र किया है। वो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था देश की एकदम कमजोर हो चुकी है, संस्थान दबाव का सामना कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हुए, और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर समाज में विभाजन बढ़ेगा तो लोकतंत्र को ये कमजोर करेगा। तो इस दिशा में आपको लगता है कि शुरुआती कदम उनके रहेंगे, प्राथमिकता रहेगी? मेरे ख्याल से वो यूनुस सरकार की गलतियां दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर काफी धब्बे लग चुके हैं। और तारिक रहमान जानते हैं कि एक लंबे अरसे बाद उनको सत्ता मिली है, उनकी पार्टी को, तो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि फिर से दोबारा चुनाव कराने की नौबत बांग्लादेश में आए। तो उनके सामने जहां एक चुनौतियां हैं, मुझे लगता है तारिक रहमान के पास एक लंबा अनुभव है देश विदेश का। वो कभी ये नहीं करना चाहेंगे कि वहां के माइनॉरिटीज को डिस्प्लीज करें और सबको साथ लेकर चले। बांग्लादेश सरकार जो नई बन रही है उसमें 2-4 हिंदुओं का भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये काफी नहीं है और ज्यादा उनको अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है, जो शायद तारिक रहमान करेंगे। आर्थिक स्थिति की आप बात की, भारत के साथ बहुत ट्रेड है, बहुत ज्यादा ट्रेड है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश नहीं चाहेगा कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी सरकार नाराज हो और ट्रेड पर कोई फर्क पड़े। तो आर्थिक स्थिति से उबारना बांग्लादेश को ये भी चुनौती रहेगा। और उनके सामने तमाम सारी जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनसे संबंध कैसे सुधारे जाए। साथ ही पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश को जिसने बरगलाया पिछले एक साल में, उससे भी उसको तारिक रहमान सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आप रहे रत्नेश जी हमारे साथ। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और एक अहम जानकारी सामने आ रही कि बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार और इसमें हिंदू नेता को मंत्री पद मिलने जा रहा है। इस बार 2 हिंदुओं ने बांग्लादेश में चुनाव जीता है। इसमें गोएश्वर चंद्र रॉय हैं, इसके अलावा निताई रॉय चौधरी हैं जिन्होंने चुनाव जीता है। गोएश्वर चंद्र नई कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो 2 हिंदुओं ने चुनाव जीता है बांग्लादेश में इस बार, और ये कहा जा रहा है कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। गोपेश्वर चंद्र रॉय हैं और निताई रॉय जिन्होंने चुनाव जीता है। गोपेश्वर के बारे में आपको बता दें, जिया परिवार के करीबी ये माने जाते हैं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है। 1978 से ही बीएनपी से जुड़े हैं गायेश्वर चंद्र रॉय। रत्नेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नेश जी, जब 2 हिंदू नेताओं को कहा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व मिल रहा है, यानी मंत्री उनको बनाया जा सकता है, तो वो नेतृत्व करेंगे, तो अल्पसंख्यकों को लेकर, हिंदुओं को लेकर ये अच्छी खबर है? काफी है।
मेरे ख्याल से हिंदुओं की और जो और माइनॉरिटीज है वहां पर काफी तादाद में बौद्ध हैं, जैन हैं, सबको साथ लेके, जरूरी नहीं कि उनको मंत्री ही बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिला स्तर पर और जगहों पर उनको नेतृत्व दिया जा सकता है। और सरकार में भागीदारी से ज्यादा, मंत्री बनाए जाने से ज्यादा जरूरी है कि जो अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है जी। उससे बाहर निकलें और आगे की तरफ देखें कि किस तरह बांग्लादेश, जो 1971 में जिसका उदय हुआ था, और तारिक रहमान ये स्वीकार भी कर चुके हैं कि अगर 1971 ना होता तो बांग्लादेश ना होता, ये भावना लेकर वो चलें कि किसने बांग्लादेश का सबसे ज्यादा साथ दिया है। निसंदेह वो भारत रहा है। वो पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश में आग लगाने की कोशिश करता है, और जो उसकी एजेंसी है इंटर बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सर्विसेज, तारिक रहमान पाकिस्तान के इन मंसूबों को भली भांति समझते हैं और इसीलिए अब आगे क्या वो कदम उठाएंगे इस पर नजर रहेगी। चर्चा हम आगे भी करेंगे, आप रहेगा हमारे साथ। देहरादून से